नमस्कार मित्रों। देश में राजनीतिक हलचल तो चल ही रही है, लेकिन जिंदगी कैसे चल रही है? कुछ लोग एथेनॉल से परेशान है, कुछ लोग चीनी के दाम से परेशान है, कुछ लोगों को चिंता हो रही है जो सोने की चमक है कहीं वो फीकी ना हो जाए, वो तेजी से उछल कर बढ़ रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर कोई बता रहा था कि रियल एस्टेट जो आम आदमी का जो सपना होता है और वो फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का जो मकान है, वो उसके दाम अभी थोड़े से ठहरे हुए हैं। कम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बताया गया कि बाजार में उनकी बिक्री कम हो रही है। बिक्री कम होती है तो उसका असर बाद में ये पड़ता है कि थोड़े से दाम कम हो जाए। लेकिन मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए। वैसे भी कम ही करते हैं आप मेरी बात पे। इसलिए मैंने कहा कि एक भरोसेमंद व्यक्ति से बात की जाए जो इस पूरे मार्केट को समझता है। रियल एस्टेट पर वो उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। वो मार्केट को भी समझते हैं और जो बिल्डर्स हैं उनको भी समझते हैं। नीरज वाजपेयी साहब, आप उनको देखते हैं हमारे बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी शो में, और उनके शो पर चैनल पर आप देखते हैं, वहां तो वो विस्तार से ज्ञान देते हैं, यहाँ हमारे लिए ज्ञान देते हैं बीपीएल लोगों के लिए। सर प्रणाम। सर नमस्कार। आपने जो शुरू में एक तलखी वाला टिप्पणी मारते हैं ना, वो सही लगता मुझे। देखिए, हम तो जानते हैं ना कि जन्नत की हकीकत क्या है। सर बिल्कुल ये सोने के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, और मकानों को लेकर सबसे बड़ी चिंता होती है आम आदमी की। मतलब सोना तो फिर भी वो जब खरीदता है कोई बहुत जरूरी होता है तो खरीदता है ना। और चीनी का तो खरीद महंगी हो सस्ती हो खरीदनी ही पड़ती है ना। हम जैसे लोगों के लिए चीनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोलते कड़वाई है, कितनी मीठी खा लें चीनी। किसी लेकिन जो मंत्री ने कहा है कि देश में वैसे भी बहुत डायबिटीज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लोग कम खा रहे हैं आजकल। ये भी कहा मैंने, उनको बड़ी गंभीरता से लिया। मैंने कहा मुझे तो डायबिट ना हो जाए इसलिए मैं चीनी नहीं खा रहा। तो दाम बढ़ने कोई फर्क ही नहीं फिर तो। दाम बढ़ने का कोई फर्क नहीं। देखो, ऐसे मंत्री रहने से थोड़ा सा मेरा भरोसा बढ़ा रहता है कि चलो बचे एग्जैक्टली। रहेंगे। जैसे सड़क बहुत टूटी हुई है तो आप गाड़ी से नहीं पैदल चलेंगे तो आपकी पैदल सेहत चलेंगे ठीक होगी। और उससे दुर्घटना भी कम होती है, क्योंकि फिर आप हाँ, सड़क दुर्घटना पे कम गाड़ी होगी। धीमे चलाते हैं। अच्छी सड़कें होती है तो बहुत स्पीड से गाड़ियां चलती है। 8,000 स्टेप आप बहुत झटके में पूरा कर लेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, तो पॉटहोल का फायदा भी है। आप लोग पता नहीं फायदा क्यों नहीं देखते और हैं, आप हमेशा नेगेटिव वो देखते हैं कि पॉटहोल वही रहेगा। हमने कहा ना कि हम तो निगाह में ही कड़वाहट है, जुबान में ही नहीं, सब यस, में पॉजिटिव देखिए, सिक्के के दो पहलू होते पॉजिटिव। हैं। हमारे पास भी दो पहलू है, लेकिन वो शोले वाला सिक्का है, दोनों तरफ नेगेटिव बना हुआ है उसमें। यही तो, यही मैं कहने वाला था कि आपने जो सिक्का ले रखा ना, उसमें दोनों साइड आपने एक ही हेड बना रखा है, तो तो टेल है इसमें, हेड है नहीं दोनों तरफ। करेक्ट। सर ये बताइए कि जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, थोड़ा सा अब तो अपर क्लास भी मिडिल क्लास जैसा ही लगता है मुझे, जैसी आपने महंगाई करवा रखी है ना। महंगाई तो तो ये हमने करवा दी है। है ना, तो ये जो घर खरीदने का, फ्लैट, अब तो घर को हम फ्लैट को ही घर कहते हैं, कोठी कहते हैं आजकल। फ्लैट, हाँ, फ्लैट को अब कोठी। तो वो जो फ्लैट के जो दाम हो रहे हैं, हम्म। उसमें कोई आदमी खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? लोग कह रहे हैं कि भाई आजकल बाजार में मार्केट थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। आपने भी एक शब्द कहा है, रोटी कपड़ा और मकान और डेटा। जी। तो उसमें दो चीजें सस्ती हैं, डेटा सस्ता है और कपड़ा सस्ता है। कपड़ा सस्ता है। हाँ, रोटी और मकान महंगा है। तो इसमें दोनों फायदे हैं, एक तो नंगा नहीं रहेगा आदमी, और दूसरा यस, समझदार रहेगा। और डेटा बिजी इज रहे। पावर, बिजी रहेगा। दोनों हाथ में काम है उसके, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में स्वाइप। वाह, काम मिल क्या गया बात। उसको दिन भर का। तो व्यस्त भी रहेगा और तन ढका मस्त रहेगा, भी, तो कोई चिंता मस्त भी नहीं। रहेगा। और रील देखते हुए भूख भी नहीं लगती है, घंटों हाँ, तो कह घंटों रहा आप हूँ रील व्यस्त देख। भी रहेगा और मस्त भी रहेगा। तो बस अब इससे बढ़िया क्या है। लेकिन सर छुपाने के लिए छत चाहिए। सच। तो वो छत जो है, इसको मैं अपने पिछले शो से कनेक्ट करता हूँ, जो हम लोगों ने कहा था कि मुझे दिख रहा है कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई एमएमआर और कुछ बड़े और पॉकेट्स, आप पूना कह सकते हैं, बेंगलुरु कह सकते हैं, इस तरह के शहरों में प्राइस गिरेंगे और ठीक ठाक गिरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बढ़े भी वैसे ही अनाप शनाप। तो नोएडा में जिस तरह से दाम बढ़े हैं, एनसीआर में दाम बढ़े, गुड़गांव में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, गुड़गांव तो मुंबई में भी बढ़े हैं दाम। तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात हम लोगों ने 3 4 5 महीने पहले की थी। अब मैं जी। आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। अभी एक लेटेस्ट
रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो नंबर्स देखने को हमें मिल रहे हैं कि 6% बिक्री गिरी है सेकेंड क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर का मतलब हो गया अप्रैल मई जून में, पिछले 3 महीनों। अप्रैल टू जून। यस, अप्रैल टू जून में 6% बिक्री गिरी है। और ये अक्रॉस द बड़े 6, 7, 8 जो मार्केट है जिनकी भी हम चर्चा करें तो उसमें ये नंबर गिर के अब 90,000 के आसपास आ गया है। और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है पूना में, 21% सेल्स गिरी है। अहमदाबाद में 20% सेल्स गिरी है। मुंबई और दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 7% गिरी है और बेंगलुरु में 9% सेल्स गिरी है। ये साफ ये दिखा रहा है कि अब ठंडक आ रही है, क्योंकि जो बेइंतहा प्राइस बढ़े थे वो वहां पे गिर रहा है। हैदराबाद और चेन्नई ऑलरेडी बहुत सबड्यूड मार्केट थे, तो वहां पे थोड़ी सी बढ़ती दिखी हुई है। ये एकदम एक फैक्चुअल तस्वीर हम लोगों को यहाँ पे ये बनती कौन हुई सी दिख रही रिपोर्ट आप जिक्र कर रहे हैं? है। ये प्रॉप टाइगर करके एक संस्था है जो रियल एस्टेट के लिए काम करती है। इसके अलावा बहुत सारी फैक्चुअल रिपोर्ट आती रहती है कि कोई एक मार्केट के लिए, कोई एक कमर्शियल के लिए, कोई तो बहुत सारी मार्केट आती है। लेकिन ये प्रॉप टाइगर की लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें वो ये डेटा दे रहे हैं कि सेल्स गिरी है। अभी प्राइस नहीं गिरे हैं, ये समझने वाली बात है कि सेल्स तो गिर गई है लेकिन अभी प्राइस नहीं गिरे, क्योंकि बिल्डर्स प्राइस होल्ड करता है, इन्वेस्टर प्राइस होल्ड करता है। क्योंकि जिस दिन बिल्डर ने प्राइस तोड़ा उस दिन फिर बहुत तेजी से प्राइस नीचे आती है, क्योंकि जो रीसेल का माल है वो हमेशा सस्ता में मिलेगा आपको। सेम प्रोजेक्ट में बिल्डर से आप खरीदोगे तो महंगा देगा वो, लेकिन आप रीसेल में जाके खरीदोगे किसी इन्वेस्टर से तो दाम नीचे मिलेगा। हाँ, ये बहुत होता है सर, ये भी थोड़ा सा समझाइए कि वो कहता है रीसेल वाला कि ये बिल्डर से आप पूछ लो, उससे कम में ही दूंगा मैं। हाँ, कम नहीं। उसका मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। तो ये एक तरीका हो गया कि प्राइस अभी स्टेबल कर रहा है लेकिन सेल्स आपकी गिर रही है। इसमें सबसे विडंबना वाली बात यह है कि बिल्डरों ने अभी न्यू लॉन्च नहीं रोके हैं, अच्छा, जो बबल क्रिएट तो करने की तरफ बढ़ जब रहा है। बिक्री नहीं बढ़ रही है तो फिर क्यों न्यू लॉन्च रोके नहीं है? क्योंकि उनको शायद ये अभी एहसास नहीं है, या वो इस फ्रेमवर्क में है कि नहीं ये 1 आध महीने का ब्लिप हो सकता है, आगे आने वाले समय में हो जाएगा। अच्छा, जो प्रोसेस में आ चुका है उसका लॉन्च आप रोक भी नहीं सकते हैं। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए आपको कितनी 2 दर्जन परमिशन चाहिए होती है, और आपने अप्लाई कर रखी है तो वो धीरे 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 आती। जब सारी परमिशन आ गई तो आप इसको एकदम से रोक होल्ड नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं ऑलरेडी। तो जो ऑलरेडी प्रोसेस में है वो तो लॉन्च होंगे ही होंगे, और वही जाके फिर बबल क्रिएट करेंगे। इतनी बड़ी इसको इन्वेंटरी। इसको एक बार जी, समझना चाहता हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनको पता है कि मार्केट नहीं चल रहा, रुका हुआ है, बिक्री नहीं हो रही, तो वो ये दिखाने के लिए भी, जैसे हम जैसे गरीब लोग होते हैं, वो ये दिखाने के लिए भी टी शर्ट तो नहीं पहन लेते हैं कि भाई नया मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट ठीक ठाक चल रहा है। एक लेकिन इन, ये बहुत सस्टेनेबल नहीं है विजय जी। मान लीजिए आपने दिखाने के लिए ही कर दिया तो उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट आप बेयर करेंगे। तो 1 आध बार तो आप कर लेंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर आप कहोगे नहीं, अब नहीं। तो अगर सेल्स लौटती है तो आपका वो जो ट्रिक लगाई है आपने वो ट्रिक काम करेगी, लेकिन अगर सेल्स नहीं लौटती तो ट्रिक काम नहीं करेगी। एनालिसिस ये कहता है कि सेल्स लौटना बहुत मुश्किल है। रियल एस्टेट का एक साइकिल होता है विजय जी, 8 साल का कम से कम चलता है। 2012-13 में रेट पीक कर गए थे और वो 19-20 में आके रिवाइवल हुआ कोविड के बाद। तो अब आप बिल्कुल पीक पे पहुंच चुके हैं, 26 खत्म होने वाला है, तो आपने लगभग 6 साल पूरे कर लिए हैं और सस्टेन्ड प्राइस पे आप साल भर और गुजार सकते हैं। इसके बाद प्राइस भी टूटेंगे आपके, क्योंकि वो प्राइस सस्टेनेबल नहीं है। और आपने इतने लॉन्चेस, इतनी सब चीजें कर दी तो वो इन्वेंट्री बेचना पड़े, क्योंकि उसकी कॉस्ट आ रही है। आपने लोन लेके बनाया तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस फंड कॉस्ट है तो वो वो भी आपको बेच। हम्म, इन्वेस्टर और रियल होम बायर क्यों नहीं है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। पिछले जो 8 साल का ब्लॉक था और जो इट्स का 8 साल का ब्लॉक है, इसमें एक फर्क है। पहले क्या इन्वेस्टर बहुत आता था कि उसने एक प्रोजेक्ट में, जैसे अभी आपके एनसीआर में बहुत इन्वेस्टर हैं, 4 जी, फ्लैट बुक कर लिए, बाद में बेच लिया। मुंबई के मार्केट में रियल एस्टेट का रियल बायर है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत रजिस्ट्री होती है बुकिंग के बाद, दिल्ली में अभी नहीं होती है। तो पहले क्या होता था, इन्वेस्टर आता था, वो पैसे कमा के बेचता था। अभी इन्वेस्टर आया नहीं ज्यादा मार्केट में, तो तो अब तो रियल रियल बायर है तो फिर उसके लिए तो वैसे भी कम हो जाएगा ना, रियल बायर तो कम ही होगा।
कम है और प्लस रियल बायर कितने मकान खरीदेगा। हाँ वही तो कह रहा हूं, तो वो कम होगा ना नंबर, इन्वेस्टर तो ज्यादा खरीद एंड सकता है। यूजर ने एक खरीद लिया, अब वो 10 मकान थोड़ी खरीदेगा, वो तो हाँ इन्वेस्टर था जो मार्केट को जैकअप करता। तो इन्वेस्टर है नहीं, दुबई वाले पैसा लगा नहीं रहे यहाँ पे, तो इसलिए प्राइस भी टूटेगा। आप वेट करिए 6-6 महीने, प्राइस भी टूटेगा। अभी प्राइस स्टैग्नेंट हो रहा है और सेल्स गिर रही है। न्यू लॉन्चेस आपके बने हुए हैं, 4-6 महीने बाद आप देखिए न्यू लॉन्चेस बंद हो जाएंगे कि पहले पुराना माल बेचेंगे। तो जैसे न्यू लॉन्च बंद हुए, प्राइस स्टेबिलिटी बनी और 6 महीने और बीते तो प्राइस नीचे आए, क्योंकि रियल बायर नहीं है। तो वो पुराने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए भी थोड़ी सी प्राइस कम कर देंगे ताकि न्यू लॉन्चेस के करना ही लिए पड़ेगा, एक मार्केट मिले। करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। एक उदाहरण से बताता हूं, विदाउट नेमिंग, मुंबई का एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में उसने ABCDEFGH तक टावर बनाए। तो जो आखिरी के 2 टावर थे वो अभी भी बिल्डर बेच रहा है और उसमें एक फ्लैट की कीमत 2.5 करोड़ है, जबकि उसी प्रोजेक्ट के जो रीसेल वाले प्रोजेक्ट है वो 1.25 करोड़ बिक रहे हैं। सीधे सीधे कम से कम 40 लाख का डिफरेंस है सेम प्रोजेक्ट में। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बिल्डर नया लेके आया है उसमें उसकी कॉस्ट ज्यादा और वो प्राइस तोड़ नहीं सकता, वो नहीं तोड़ सकता, वरना उसका एक फ्लैट नहीं बिकेगा। लेकिन जो पहले जिसने खरीद रखा है उसका तो रियल प्राइसिंग आ चुकी है, वो तो बेच के निकलेगा, बेच के निकलेगा। हाँ। आपने और बना रखा है। तो ये अब कमोबेश तस्वीर पूरे प्रोजेक्ट में अक्रॉस द 6 मार्केट दिख रही है और लेकिन प्राइस क्यों टूटना हुआ भी ऐसा, है। ये भी तो समझाइए। हाँ, सरकार तो बड़ी इसलिए अच्छी चल रही है, प्रगति हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है। अब तो 20 साल बचे कुल मिलाकर को हमको विकसित होने में। हाँ, ये बात तो सही है कि हमारी जो ग्रोथ है वो 6.5% है, तो 6.5% पे आप FD करते हो तो 12 साल में दुगना होता है पैसा। ठीक है, तो अच्छा ये मुझे दो समझ नहीं आया, क्योंकि हम जब पहले करते थे तो हम्म, बैंक्स की या कुछ स्कीम्स आती थी जिसमें लिखा था 5 साल में दुगना हो जाएगा पैसा। ब्याज दर ज्यादा थी सर। और इसलिए आजकल बैंक वाले भी जो है वो कहते हैं नहीं 1 साल में करिए, 2 साल के लिए कि लंबी वाली वो नहीं कर रहे हैं सेविंग्स, वो भी कुछ चक्कर है क्या? नहीं, उसका पहले ब्याज दर बहुत ज्यादा थी, हाँ 8, 9, 10, 12% तक में आप FD करते थे। जी। अब FD का रेट मैक्सिमम 7% तक है। 7% है। सीनियर सिटीजन के लिए 7, 7.5 और नॉर्मल आदमी के लिए 6, 6.5। तो 6% से कोई चीज आप कंपाउंड करोगे तो तो रूल ऑफ 12 साल में। 72 लग जाएगा, 12 साल लगेगा। एक रूल ऑफ 72 होता है, हम्म। 72 से भाग दीजिए, 6% ब्याज मिल रहा है, 72 भाग दीजिए, 12 साल लगेंगे। तो आपकी GDP जो अभी 6.5% पे ग्रो कर रही है, आज अगर $4.5 ट्रिलियन है, तो ये 12 साल बाद $9 ट्रिलियन की होगी। सिंपल हाँ मैथमेटिक्स। बहुत कंफ्यूज करते हो यार ये सब चीजें। आपका 100 रुपया 6% की दर से ग्रो कर रहा है, तो 12 12 साल साल में में 200 200। हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपकी GDP $4.5 ट्रिलियन की है, 6, 6.5 से ग्रो कर रही है, तो 12 साल में $9 ट्रिलियन की हो जाएगी। अब क्यों नहीं दाम बढ़े, रियल एस्टेट के दाम गिरेंगे या गिर रहे हैं, सेल कम हो रही, उसके 2 कारण हैं। एक, पहले तो व्यक्ति की इनकम कम हो रही है। कम हो गई है, यही मैं पूछ रहा यस, हूँ कि क्यों दाम क्यों कम हो रहे हैं, क्या आमदनी जरूरत कम है है। और बिक्री क्यों नहीं हो रही? हाँ। हाँ, आमदनी कम है और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जैसे आप तो देखा होगा कि उस दौर में IT कंपनियों में बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती थी, हाँ व्हाइट कॉलर जॉब, 3, 4, 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो गई, तो धीरे धीरे तो वो वही लोग, रियल एस्टेट का बूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। सिंपल समझिए आप, ओके। IT इंडस्ट्री नहीं चल रही तो रियल एस्टेट भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस तरह की जॉब प्रोफाइल आपका कोई सेक्टर क्रिएट नहीं कर रहा है। ये जो क्योंकि जोमेटो उसमें स्विगी, पैसा सबसे ज्यादा होता था तो लोग खरीद लेते थे। सैलरी अच्छी होती थी। स्विगी जोमेटो जो गिग हाँ वर्किंग आजकल हो रही, गिग वर्किंग में पैसा नहीं है। जोमेटो का डिलीवरी बॉय थोड़ी फ्लैट खरीदेगा जाके 40 करोड़ 100 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख वाला, वो नहीं खरीद पाएगा। तो इनकम कम हुई है आपकी और EMI आपकी उतनी है। आज भी आप 8.5% से कम पे होम लोन नहीं मिलेगा आपको, तो 1 लाख की EMI 85,000 रुपये बनती है। तो आपकी टेक होम सैलरी कम से कम 1.5 पौने 2 लाख रुपए होनी चाहिए, तब 50% टेक अवे पर आपको मिल जाएगा। तो वो तो हो नहीं रहा है। तो पहला रीजन तो ये कि आपकी इनकम कम हुई है। इनकम कम होने का एक और अर्थ समझिए आप, मान लीजिए आपके पास आज 100 रुपए हैं और 1 साल बाद भी 100 रुपए हैं आपके पास, तो आप इसको क्या माने, कम हुए कि ज्यादा हुए कि सेम है? ये मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए आप। नहीं हम तो उसको रखे रखते संभाल के कि 100 रुपया तो है। तो 100 रुपया तो है ना, दरअसल वो आपका 100 रुपया नहीं है, वो आपका 95 बचा।
94 बचा। क्यों? इन्फ्लेशन उसमें एडजस्ट करिए आप, तो 6% घटा लीजिए उसमें से, तो आपके पास जो आज 100 रुपए है वो अगले साल भी अगर 100 रुपए ही आपके पास है तो वो दरअसल तो कम हो 94 गए, रुपए। या ऑफ कम कोर्स हो। उसकी परचेजिंग पावर गिर गई क्योंकि इन्फ्लेशन। तो अगर हमारा अप्रेजल 5-6% का ही हो रहा है तो हम इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअल में हमारी इनकम कम हो रही है, इसलिए हम मकान नहीं खरीद पाएंगे और मकानों की कीमतें एकदम अफलातूनी बढ़ गई हैं। तो जो गैप क्रिएट हो गया ना, उससे जो जेन्युइन बायर है वो नहीं ले पाएगा, तो इसलिए सेल्स भी गिरेगी और दाम भी गिरेंगे। ब्लैक मनी से या ऊपर के जो 8% लोग हैं वो कितने मकान खरीदे? वो देश का रियल एस्टेट नहीं चला सकते, वो नहीं, कुछ लेकिन अब तो प्रोजेक्ट जो चला सकते। मेरे को बताया गया कि अब तो कुछ ऐसा भी हो गया ना कि आप ब्लैक मनी से भी ज्यादा नहीं खरीद सकते, कुछ पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, जो आपने सर्किल रेट और वो सब कर दिया, तो एक फ्लैट की एक देखिए, मिनिमम रेट तो होगी ना। बहुत कम मार्केट है जहां पे अब ब्लैक मनी एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ, वही कह रहा हूँ कि उसमें दिल्ली एनसीआर अभी हो सकता है क्योंकि वहां सर्किल रेट डाउन है। सर्किल रेट से नीचे तो आप ले ही नहीं सकते, जी, वही कह रहा सर्किल हूँ। रेट तक तो आपको व्हाइट में देना पड़ेगा, उसके ऊपर ले लेंगे तो जहां, जैसे मुंबई में सर्किल रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मार्केट रेट, मार्केट तो फिर तो तो उसमें कुछ बचा ही नहीं। यहाँ खेल खत्म हो गया, यहाँ तो अब ब्लैक वैक का खेल नहीं है, यहाँ सब चेक से चलता है। दिल्ली एनसीआर में सर्किल रेट नीचे है अभी, तो वहां पे ये गुंजाइश है, लेकिन वो भी कितना? तो जो पूरा रियल देश का एस्टेट जो नहीं चल सकता। देश का जो आप जैसा गरीब आदमी है जिसके पास केवल गड्डिया ही होती है, वो क्या कर हाँ। रहा है फिर उसका? नहीं, गड्डियां किसके पास है? गड्डियां उन लोगों के पास हैं, बड़े लोगों के पास होंगी जिनके यहाँ पकड़ी जाती हैं, आप लोग पकड़वा देते हैं बार बार हाँ, ना, वो फिर वो फोटो ऐसा करना खींचते। पड़ता है ना कि भाई 1,000 लोगों के पास है तो 1-2 लोगों को तो पकड़ना चाहिए। हाँ, तो वो जो जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं वो सब घर में रखे हुए हैं, वो उससे कहीं दूर दराज के गांव में जाके जमीन खरीद लेंगे। जमीन में हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड की रेडी उसकी रेकनर कम है तो आप वो कर सकते हो, वही इस्तेमाल एक बचा है। लेकिन रियल एस्टेट जो ब्रांडेड रियल एस्टेट, उसमें अब ये संभव नहीं है, तो प्राइस गिरना ही है, आप बेच नहीं सकते। और बड़े आदमी कितने मकान खरीदेंगे भाई? तो इसलिए मुझे लगता है कि पहला रीजन कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी इसलिए नीचे, दूसरा हमारी इनकम घट रही है, और तीसरा उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सच हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा देखो, हम लोग भी गिग वर्कर बन गए ना, नौकरी छोड़ के हम यूट्यूबर गिग वर्कर हैं हम लोग। तो आप सोच सकते हो देखिए, भाई, आप खरीद सकते हो नोएडा में 5 करोड़ का मकान, मैं नहीं खरीद सकता। नहीं, नहीं, अब ऐसे सुबह-सुबह हमें बेइज्जत मत कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते तो ये दो-दो सोचिए। तरह से 2-2 तरह से बेइज्जत कर रहा है, एक गिग वर्कर बोलना, फिर कहना 5 करोड़ का घर खरीद। देखिए, हमारे तरफ से तो आजकल दिल्ली से नोएडा जाने में ट्रैफिक इतना है कि वहीं जाने का प्रोग्राम कैंसल कर देते हैं, खरीदने की बात तो छोड़िए। अब ये भी एक अलग समस्या। मैं भी वीकेंड में कहीं गया था तो मुझे 2 घंटे लगे, तो मैं तो हैरान हो गया कि यार ये तो गजब है, मतलब कि जी, अगर आप लोअर परेल से आप पवई जा रहे हो, आपको 1.25 घंटा लग रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात थी ये। जी, तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए जो देखता रियल एस्टेट में क्रैश तय है प्राइस का, और जिसके संकेत दिख रहे हैं आपको, ये हमने 6 महीने पहले डिस्कस किया था। हुँ, उस शो में मैंने कहा था कि एनसीआर का मार्केट तो पक्का गिरेगा, उसको तो कोई गिरेगा। रोक ही नहीं सकता, और मुंबई का भी गिरेगा, क्योंकि मुंबई में भी आपने दाम इतने ज्यादा ऊपर कर दिए हैं कि वो सस्टेन नहीं करेंगे, बिल्डरों के पास इतना नहीं है नहीं कि तो ये वो। क्यों क्या? बिल्डर्स तो अपने मार्केट को समझते हैं। भाई हम्म, कोई भी आदमी किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है जो आप ज्यादा समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रोडक्ट जब तक निकलेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो क्यों करेगा? इसलिए वो लोग सोचते हैं कि ऐसी प्राइस की जाए कि खरीद लिया जाए। अरे हम मंडी में, सब्जी मंडी में जाते हैं तो वो देखता है कि सब्जी रात को ज्यादा बच गई है, तो जो 50 हम्म। रुपए किलो बेच रहा था वो 30 रुपए किलो बेचने लग जाता है। देखिए क्या है, देखो सब्जी हम ना, ऐसे ही समझते हैं बिजनेस को। मैं एकदम बेसिक समझाऊंगा आपको। सब्जी की जो टमाटर है ना, उसकी हाँ, शेल्फ लाइफ 24 घंटा है, उसके बाद वो सड़ने लगता है। जी। मकान सड़ता नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें पैसा तो बहुत ज्यादा लगा हुआ है ना, बिल्डर का भी तो पैसा तो लगा। हम उसमें कमा भी तो बहुत रहे हैं। हम 40-50% की मार्जिन पे वो धंधा कर रहे हैं, तो हम उसको 3-4 साल होल्ड कर सकते हैं, नहीं सस्टेन कर बेचेंगे। सकते यस, हम 3 साल नहीं बेचेंगे। आप प्लस मकान, भारत में अभी भी कितने लोगों के पास मकान है अपनी ओनरशिप के? बहुत कम लोग हैं। आप अपने ऑफिस में एक सर्वे करिए, तो उसमें 50% लोग आपको मिलेंगे जिनके पास अपना मकान ही नहीं है, हैं। जी, वो सब पोटेंशियल बायर हैं।
पोटेंशियल बायर जब मकान खरीदने जाता है तो हर व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मकान होता है, और चाहत भी। तो बिल्डर इस इमोशन को कैश करते हैं, सपनों का घर, ये घर वो घर सब बताते हैं आपको। आप अपने पूरे जीवन की कमाई और पूरा जीवन लगा देते हैं उसमें। पहले तो मकान खरीदने के लिए अपने पूरा एफडी तोड़ डालते हैं और जेवर बेच डालते हैं मार्जिन मनी भरने हाँ, के तो लिए। जब जब प्रेमचंद लिखते थे तो वो किसान कर्जदार होता था जीवन भर। अब हर आदमी कर्जदार होता है जीवन भर, यदि वो घर खरीदना चाहता है आप बिल्डर के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो। ठीक बात। और अपने इसमें लिए कई थोड़ी बार कर रहे हैं। बिल्डर की वजह से वो लोग है ना नौकरी छोड़ते नहीं है, कितनी भी आप जिल्लत अपनी जहालत हो जाए। ईएमआई, यस, ईएमआई भरने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, बिल्डर की सेवा करने के लिए। और एचआर को जिस दिन ये पता चल गया कि आपने होम लोन ले रखा है, तो उस दिन फिर वो उसे समझ गया कि अब तो ये अपना आदमी है, 3% अब कहीं अप्रेजल नहीं पे जाता। पूरे जीवन काम करेगा ये, क्योंकि आपको मकान की कीमत जो 20 साल, जो 20 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पे। तो ये जो इमोशन, फाइनेंशियल बर्डन, इन सब को बिल्डर बहुत अच्छी तरह समझता है। एक बार आप ले लो मकान खाली, फिर मैं देखता हूं आपको। और एक वजह मजेदार बात बताऊं आपको, आप मकान लेने के तुरंत बाद बेचेंगे तो आपको कम से कम 10% का नुकसान होगा, कम से कम। हाँ, क्योंकि तुरंत तो बेच जो आपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन वो सब चार्ज दिया है, जो ब्रोकर को दिया है, वो रिकवर थोड़ी होगा। वो तो होगा नहीं। तो 10% तो आपको तुरंत नुकसान। सर एक चीज और समझाइए मुझे इसी में, सॉरी माफ कीजिए, कि जो आप बार बार मार्केट्स के लिए कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं, एमआरपी का। हम्म, तो ये जो सरकार है आपकी, मजबूत हम्म, सरकार, जहां भी जो है सब सरकारें मजबूत ही होती हम्म। है ना। तो वो क्या कोई घरों को लेकर एमआरपी फिक्स नहीं कर सकती कि भाई इस इलाके में इस कंस्ट्रक्शन से इस सब चीजों का ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मैक्सिमम प्राइस हो सकती है घर की? नहीं हो सकती विजय जी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कारण उसका ये है कि उसमें सरकार ही फंसेगी फिर, जो एमआरपी तय कर रहा है वही फंसेगा। जमीन की कीमतें क्या पूरे देश में एक जैसी हैं? नहीं है। क्या सब जगह सीमेंट के प्राइसेस एक जगह से? नहीं है। जहां प्रोडक्शन हो रहा है उसके बगल में सस्ती सीमेंट है, ट्रांसपोर्ट होके जाती तो महंगी है। नॉर्थ और साउथ के सीमेंट प्राइसेस अलग अलग है। तो चूंकि इनपुट कॉस्ट सेम नहीं है, तो आप उसके फाइनल प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय करेंगे? अच्छा, आप इस देश में 50 मार्केट नहीं बना सकते? नहीं, तो ये तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए कहा जा सकता है, ऐसा क्या नहीं, प्रोडक्ट है? सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं है। मुंबई शहर के अंदर आपको बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का ही मिलेगा, चाहे आप बोरीवली में खरीदिए, चाहे लोअर परेल में, और दिल्ली में चाहे कनॉट प्लेस खरीदिए, चाहे ग्रेटर नोएडा में खरीदिए। लेकिन क्या दोनों जगह रियल एस्टेट सेम है? नहीं नहीं, लेकिन वो जो प्राइस का फर्क है, मान लीजिए कोई चीज मुंबई में बनती है, हाँ, प्रोडक्टिव वहां पर ग्रो कर रहा है, और हाँ। सामान दिल्ली में आ रहा है, तो रेट तो एक ही रखते हो ना आप। उसका कारण है कि उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो उतनी ज्यादा नहीं है। हम्म, यहां बहुत है, क्योंकि रियल एस्टेट स्टेट सब्जेक्ट है। यहां जो चार्जेस लगाए जाते हैं, सरकारी जो चार्ज लगाए जाते हैं, वो भयानक हैं। दिल्ली में कम लगेंगे, हो सकता है बेंगलुरु में कम लग रहे हो, लखनऊ में और कम लग रहे हो। जो मार्केट फ्रेगमेंटेड है, जिसमें प्राइसिंग सेम नहीं हो सकती, वहां पे एमआरपी तय नहीं कर सकते आप। रियल एस्टेट में लैंड कॉस्ट इज द बिगेस्ट कॉस्ट, वो सेम नहीं है। एक शहर के अंदर 3 तरह की लैंड कॉस्ट, तो आप एमआरपी फिक्स ही नहीं अच्छा, कर सकते। इसको मैं दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ। जब आपने सर्किल रेट तय कर दी हाँ। प्रॉपर्टी की, तो इसका हम्म, मतलब वो सर्किल रेट का मतलब है कि आपने वो सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रख के ही तो सर्किल रेट तय किया है। तो हम्म। फिर सर्किल रेट के हिसाब से कर दीजिए कि भाई ये इलाका है गरीबों का, दीनदयाल उपाध्याय नगर है, तो यहाँ हाँ, पर घर जो है 50 लाख में मिल जाएगा, और जहां नहीं, पर वाजपेयी नगर है वहां 5 करोड़ का होगा। सर्किल रेट भी एक शहर के अंदर 5 तरीके के है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जो 5 तरीके की है, तो 5 तरीके के घर बेचिए ना। 5 तरीके घर आप इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, और हर फ्लैट का स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण कैसे होगा? जो साबुन आप खरीद रहे हैं वो एक ही क्वालिटी, एक ही ग्रामेज, एक ही पैकेजिंग में सब जगह मिल रहा है। लेकिन हर प्रोजेक्ट में मकान के साइज अलग है, डिजाइन अलग है, लग्जरी अलग है, हर चीज अलग अलग है। तो वो मानकीकरण हो ही नहीं सकता। डीडीए में हो सकता मानकीकरण, तो आप उसकी क्वालिटी देख रहे हैं, बिकते नहीं है, बाद में उनको नीलामी नामी करके बेचना पड़ता है। रियल एस्टेट मार्केट या इस तरह किसी मार्केट में आप एमआरपी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है लगभग।
तो इसलिए वो प्रश्न सरकार को भी मालूम है कि अगर मैं मानकीकरण करने जाऊंगा तो पहले हमको अपने लिए जो 50 तरीके के हमने चार्जेस लगा रखे हैं उनका मानकीकरण करना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है। और वो सर्किल रेट सिर्फ वहां पे लैंड के हिसाब से बनता है, बाकी उनका कोई कंट्रोल नहीं। तो इसीलिए आप देखिए सर्किल रेट में बहुत वेरिएशन दिखता है। नहीं, वो वेरिएशन दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ जब वेरिएशन सर्किल रेट में है तो उसी से आप सब घर बेच लीजिए। सर्किल रेट एक सिर्फ इंडिकेटिव प्राइस है सर, उसका कोई मतलब नहीं कि उससे रियल एस्टेट की कॉस्ट को आप अंदाजा लगाएंगे, नो। तो एमआरपी तो नहीं हो सकता, और ये इकोनॉमिक सेंस में भी गलत है कि आप प्राइस फिक्स नहीं करेंगे। इसको दूसरी बात समझाइए कि एक जो आपने कहा कि कर्जदार बन जाता है बिल्डर का, तो सरकार एक काम तो कर सकती है ना कि जो हाउसिंग लोन है उसको कम कर दे, तो भी आदमी के लिए फायदा हो जाएगा, और ये तो बिल्डर के लिए भी फायदा होगा। यदि हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो ये बिल्डर को भी तो फायदा करेगा कि मुझे खरीदने में एक बायर नया मिलेगा जिसकी हिम्मत हो सके। तो वो इसमें क्या बताइए अब? 80C के तहत छूट देती तो है सरकार, दे तो रही है। नहीं, मैं मोटे तौर मतलब इससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा, केवल बायर को ही फायदा नहीं होगा, सेलर को भी फायदा हो रहा है। जो आप कह रहे हैं मार्केट नहीं मिल रहा, यदि आप 8% के बजाय 6% पर दे देंगे तो खरीद लेगा कोई आदमी। अभी क्या स्थिति पहले वो, फिर जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका भी एक हाइपोथेटिकल आंसर। अभी सरकार आपको अंडर सेक्शन 80C IT के तहत आपको छूट देती है कि आपने होम लोन ले रखा है तो आपको 1 लाख 1.5 लाख कितना 80C के तहत जो होता है वो छूट मिल जाती है, वो आप लेते हैं। तो आप उसको कान घुमा के उधर पकड़ लीजिए, आप उसको ब्याज में मान लीजिए, ये इनडायरेक्ट तरीका है। दूसरा, सरकार ने एक जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें भी 2-2.5 लाख रुपए तक की छूट दे रखी थी कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में जाते हैं तो हम उसको खरीदेंगे। अब देखिए यहाँ बड़ी मजेदार बात है, अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा आप क्या लगाएंगे? मुंबई में तो 2 करोड़ से कम कुछ मिलता ही नहीं है। ये शब्द ही गलत है, दोनों कंट्राडिक्टरी है। हाउसिंग सिस्टम ही अफोर्डेबल नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। और दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग 75 लाख का है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा भी तय करना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो खैर आप हो गया कि सरकार इनडायरेक्टली आपको होम लोन में छूट दे रही है। आपका प्रश्न है कि डायरेक्ट बैंक वाले कम क्यों नहीं करते? मैं फिलोसफिकली आपके साथ हूं एकदम कि होम लोन पर से गवर्नमेंट को ये चाहिए, या गवर्नमेंट ऐसा कुछ तरीका बनाए कि भैया ये जो 5% में मिलेगा, जो नॉर्मल रेट है वो एकदम उससे नीचे आ जाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि होम लोन का साइज छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि हम एफडी के रेट भी 5% कर दें? तब आप कहोगे एफडी तो 8% में करो, होम लोन 5% पे चाहिए। तो सरकारी बैंक में तो मान लो सरकार दबाव डालेगी, जब प्राइवेट बैंक में करेगा। मुफ्त में घर तो सबके लिए घर की योजना चलाते हो, और जो पैसा देकर ले रहा है उसको अफोर्डेबल नहीं बना रहे। हाँ, यस। आप बताइए अब इसका जवाब मुझे। नहीं, उसका जवाब ये है कि तो फिर आप उस कैटेगरी में जाइए ना, फ्री वाले में। नहीं, जो खरीद रहा है, जो पैसा दे रहा है, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने, जैसे मैंने पूछा सर्किल रेट और फ्लैट की रेट आपने कम नहीं की, तो ठीक है, तो आप इंटरेस्ट रेट तो आपके बस में है ना, आप फिक्स कर दीजिए कि भाई इससे ज्यादा नहीं रखेंगे हम हाउसिंग के लिए। ओल्ड लोन जो है वो लेना है तो वो ले लेंगे, बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदेंगे तो उसमें और 25 रुपए बढ़ा देंगे। लेकिन बैंक का व्यापार क्या है? बैंक का काम है लोन देना, लोन लेना। आपको लोन देता है, होम लोन, कार लोन और तरह तरह के लोन, और एफडी के रूप में आपसे वो लोन लेता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार है कि वो एफडी के रेट भी कम कर दें? प्रॉब्लम यहाँ पे है, बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है। या तो इस जो ये डिफरेंशियल का बोझ है सरकार उठाए पूरी तरीके से कि ये जो डिफरेंस है ये हम भरेंगे, वो संभव नहीं सरकार। ये भी हो सकता है। क्यों आप इतना 1-1.5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख एक सरकार फिक्स कर ले कि भाई इतना हम लोग करना चाहते हैं। 2 लाख का 3 लाख करोड़ आएगा कहां से? मुझे ये बताओ आप, वो सरकार कहां से लाएगी? फिर आप कहोगे सरकार ने हमको, हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा के हमको लूट रखा है। अभी जो मैं सुन रहा हूं कि 50,000 रुपए मिलेंगे यूपी में, वो पैसा कहां से आएगा? घुमा के लिया जाएगा, विजय जी से लेके संजय जी को दे दिया जाएगा। आप इसकी टोपी उसके सर ही कर रहे हैं ना। देश में 2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, और उन्हीं के इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट है उससे आप बाकी 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। सर अब मैं इस कॉन्सेप्ट के मतलब वो हो गया एक्सेप्ट करने के खिलाफ, क्योंकि आप भले ही कहें कि 2% टैक्स दे रहे हैं, अरे यहाँ तो जिस चीज पे सांस ले लो तो उस पर टैक्स ले लेते हो आप। कोई चीज ऐसी है जो बिना टैक्स के आप खरीद रहे हो?
हम तो वो एडिशनल इनडायरेक्ट दे रहे हैं। टैक्सेस तो आपके ज्यादा हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से सरकार को डायरेक्ट टैक्स ही खत्म कर देना चाहिए, इनकम टैक्स, क्योंकि सुनिए इतने ना, टैक्स आप ले रहे हो कि कोई भी चीज, अभी तो मैं 150 आजकल बिल, करोड़ लोग। आजकल जो वो मेन्यू कार्ड होता है, कल रात को खाना खा गया, उससे ज्यादा गुस्से में हूं मैं। तो वो मेन्यू कार्ड और बिल में बहुत फर्क हो जाता 150 करोड़ लोग जीएसटी ग्रुप में टैक्स दे रहे हैं, ये एकदम है। हाँ, फैक्ट है। तो फिर आप ये हमारे को बुद्धू बनाते रहते कि टैक्स नहीं देते आप 2%। मैं बता रहा हूं ना क्यों, 150 करोड़ लोग जो चीज भर रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो गई, सब दे रहे हैं ना, उसमें क्या फर्क है? हम आपसे ज्यादा दे रहे हैं भाई, हमसे एडिशनल क्यों वसूला जा रहा है 30%? ये बताओ आप मेरे को। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको बंद करो, और आप सारा जब ले ही रहे हो 150 करोड़ से, तो फिर क्यों ये, एक तो ये कहना बंद कर दीजिए कि भाई हम 2% लोगों से टैक्स ले, एक वो आदमी नहीं बचा, माचिस की डब्बी भी खरीदेंगे उस पर भी 50 पैसे लग ही जाते जो चीज हर व्यक्ति दे रहा है वो उसमें कुछ यूनिकनेस बची नहीं, तो सब दे रहे हैं 150 करोड़ लोग। अच्छा 150 करोड़ लोग, अच्छा मान लो जीएसटी जीरो कर दिया जाए, हैं। हाँ, तो भी कोई फर्क नहीं हो, जीएसटी 5% तब भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो सब पे लागू है। लेकिन जो 2% पे एडिशनल 30% आपने लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है? क्योंकि आपको वो बाकी 90%, 98% लोगों की फाइनेंसिंग करनी है। ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। अब आप कह रहे हो कि वो खत्म कर दो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जीरो कर दो, तो किसी ने भी मांग भी की है, शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि इनकम टैक्स खत्म कर दो। अच्छा, ये, तो मैं उनके साथ हूँ, शहजाद पूनावाला के। अच्छा हाँ, आप शहजाद पूनावाला के साथ हो। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि भारत जैसे देश में आप इनकम टैक्स खत्म करेंगे तो ये जो तरह तरह की आप स्कीम चला रहे हैं वो जस्ट हो ही नहीं पाएगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे इकोनॉमिक का जो इनकम कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है। ये तब संभव होता है जब थोड़ा सा बैलेंस आउट होता है। एक्सट्रीम है हमारे यहाँ, पूरी पूंजी या पूरी वेल्थ 10% लोगों के पास है, 90% के पास वेल्थ नहीं है। तो ये संभव ही नहीं कि हम उनको टैक्स फ्री कर दें, वो तो और मजे में आएंगे, अच्छा चलो और बढ़िया हुआ। आप तो नहीं, वो तो जो आप 10% लोग हैं वो कितना टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो तो खैर अलग इशू है, लेकिन नहीं, वो उनसे बहुत आप ले टैक्स लीजिए दे ना, रहे आप 90% लोगों से टैक्स ले रहे हैं, हैं, नहीं 100 से ले रहे हैं। 100 से ले रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स 100% से हम हाँ, ले हंड्रेड रहे हैं, परसेंट लोगों से ले रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स हम सिर्फ 2% लोगों से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 2% 98% को फाइनेंस कर रहे हैं। ये भी फैक्ट है, इसमें कोई हमारे आपके व्यू की बात नहीं है। तो इसको यूं समझ लें कि भाई जो 2% लोग हैं, वो पांच हाँ, परसेंट जिस प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग हाँ, रहा है, उसको वो 10% माने अपने आप लिए। मान लीजिए, वैसा मान लीजिए, यही हुआ ना मतलब। आप मान लीजिए कि उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ज्यादा। लेकिन जो जिस तरह से टैक्सेशन हमारे यहाँ है, अच्छा ये दुनिया में है हर जगह, ऐसा नहीं खाली भारत में ही है कि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों की मदद करना, इसमें कोई बुराई भी नहीं, इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। लेकिन जब ये व्यवस्था एक्सट्रीम पे जाने लगती है, जो कि हमारे यहाँ जाती हुई दिख रही मुझे, कि आप तरह तरह की फ्रीबीज चला रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनकम जनरेट नहीं कर, ये बहुत सीरियस इश्यू है जी, कि हमको इतनी फ्रीबीज क्यों चलानी पड़ रही है? क्योंकि हम इनकम जनरेशन के प्रोग्राम्स नहीं ला पा रहे हैं, हमारी सेविंग रेट गिर गई है, लोगों की इनकम रेट गिर रही है। ये एक चैलेंज है हमारे लिए, इसलिए हमको मजबूरी में फिर वही 2% के पास जाना पड़ता है कि भाई तुमसे ही बहुत ज्यादा लेंगे। अभी 12 लाख रुपए तक आपने टैक्स फ्री कर रखा है, 12,75,000 इफेक्टिवली, कि आप कोई इनकम टैक्स आप नहीं दे रहे हैं। तो और बोझ आपने उनके ऊपर डाल दिया, फिर वो जो 2% बचे हैं, क्योंकि आपने 8% और बाहर कर दिए। इस इकोनॉमिक्स को ब्रेक करना कठिन है, बहुत मुश्किल है, जो मुझे नहीं लगता करंट रिजीम या कोई नया रिजीम है वो भी नहीं कर पाएगा। वो तो और ज्यादा करेगा। अभी देखिएगा यूपी चुनाव में ऑफर पे ऑफर चलेंगे, हम आप डिस्कस करेंगे इसको। जी, कोई 40,000 देगा, कोई 50,000 करोड़ वो रुपए देगा, कोई हाँ, 60,000 देगा। तो ये जो ऑफर दे के चुनाव जीतने के तरीके हैं, इसमें ऑफर प्रॉब्लम इलेक्शन आएगी। स्कीम जो है, ऑफर इलेक्शन हाँ, स्कीम तो चलेगी ना। मैं तो हमेशा कहता था जिसका ऑफर बेस्ट होगा मैं उसको वोट दूंगा, हालांकि मैं कभी दे नहीं पाया, लेकिन बेस्ट ऑफर को वोट दूंगा मैं, क्यों सस्ते में क्यों बिकूं मैं? सिंपल है, कोई सोने की चेन देगा तो मैं उसको दूंगा, है कि नहीं? चलिए, तो मतलब आज का लब्बो लुआब तो यह है कि थोड़ा सा जो लोग खरीदना चाहते हैं घर, वो इंतजार भी कर सकते हैं, और उनको मेरे इंतजार हिसाब करना से चाहिए। विजय जी करना चाहिए, जिनको घर वाकई खरीदना अपने यूज के लिए, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, साल 6 महीने। आपको बढ़िया प्राइस पे आपकी पसंद की लोकेशन पे आपको अच्छा मकान मिलेगा,
क्योंकि बिल्डरों के अंदर अब वो दम नहीं है कि वो इसको बहुत लंबे समय तक होल्ड कर पाए, क्योंकि ग्लोबल सस्टेन कर इकोनॉमी में जो जो कुछ चीजें हो रही हैं वो इस शो में हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर पाए समय की वजह से, वो उनको परेशान कर देंगे कि वो प्राइस टूटेंगे ही टूटेंगे। 4 करोड़ का मकान नोएडा में नहीं बेच पाओगे आप, कुछ भी कर लो आप। चलिए सर, इस पे चर्चा करेंगे, ये बहुत अच्छी चर्चा है। बाकी अब आप कितना भी कम कर लो, हम तो खरीद नहीं पा रहे हैं। आप तो सर दिल्ली वाले हो, आप तो नोएडा में क्या करोगे? चलिए सर, बहुत अच्छा चर्चा रही, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ये फ्रीबीज वाला जो आप ऑफर टू ऑफर जो है ना, यस, यस, इस अगली पे बार करना इस चाहिए। पर चर्चा करेंगे हम कि ऑफर का मतलब क्या है। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप थैंक लोगों यू के सर। लिए आपको भी बहुत समझ में आया होगा, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है। नीरज जी बहुत प्यार से आराम से समझाते हैं, हालांकि मैं देखते रहता हूँ, उनको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि इसको कब कैसे समझ आएगा, लेकिन फिर भी वो समझाते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया। फिर भी नहीं समझ में आए तो नीरज जी के चैनल पर जरूर देख लीजिए, वहां पर थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। खासतौर से यदि आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट है तो जरूर नीरज जी के चैनल को देखिए और उस पर समझिए। प्रणाम सब, थैंक यू। हम हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बहुत अच्छे से मस्त रहना है तो नीरज जी को दोस्त बनाइए। प्रणाम। और विजय जी को सुनते रहिए।